हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 14 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो ये कि लेटर देन सूनर, जल्दी नहीं तो चलो ठीक है, लेट लतीफ़ी से ही सरकार ने कम से कम सुध ली और फाइनली एक रोड मैप डिक्लेयर कर दिया कि कैसे कोविड वैक्सीन जो है वो सप्लाई किए जाएंगे स्टेट्स को और डोसेस का टारगेट क्या है। तो पॉइंट ये है कि दिसंबर 2021 तक 2 बिलियन डोजेस जो हैं वो दी जाएंगी। इसके लिए प्लान तैयार किया गया है। इसमें आप देखोगे कि कोई इंडियन वैक्सीन कैंडिडेट ही केवल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन। इसके अलावा फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इनसे भी बातचीत चल रही है। सरकार जो है इनसे भी एंगेजमेंट में कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसे में जो कुछ भी फाइनलाइज होगा उस चीज़ को फिर बाद में इंप्लीमेंट करने के लिए ओवरऑल दिसंबर 2021 का टारगेट रखा है। तो बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जैब्स आप देख सकते हो कि कोविशील्ड की 75 करोड़ डोसेज मिलेंगी, कोवैक्सीन की 55 करोड़, ये वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अप्रूवल ले चुके हैं WHO का, राइट। तो ऐसे में ये वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर बातचीत हो रही है। लगभग 216 करोड़, दैट मीन्स 2 बिलियन डोजेज, समझ गए, इन वैक्सीनेशन का ये चलेगा। अब इसमें क्या है, कुछ तो जैसे आप देख सकते हो कुछ अलग अलग फेजेस में इनके ट्रायल चल रहे हैं। तो जैसे ट्रायल कंप्लीट होते हैं तो इसके बाद में फिर डोजेस देना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको पता है ही कि हमारे यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन कैंडिडेट चल रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ बताई जा रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा आइडिया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस पर वर्कआउट कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ 2 बिलियन डोजेस एक साल के अंदर अंदर देना, तो ये आशा तो है बट रियलिटी चेक होना भी ज़रूरी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 2 चैलेंजेस सबसे मेन रहेंगे। जो रियलिस्टिक जो टेस्टिंग होगी वो 2 चीज़ों पर रहेगी। नंबर 1, एक तो कि आप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को इतनी मैसिव स्केल पे करोगे तो वो करना। दूसरी, जो वैक्सीन्स की एफिकेसी जो है वो एफिकेसी रेट अच्छी मेंटेन होना जरूरी है, जितने भी वैक्सीन कैंडिडेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एफिकेसी के बारे में पूरी डिटेल हमने देखी थी कि कितने जनों पर वैक्सीन देने के बाद में एक बेनिफिशियल या फिर एक प्रोटेक्टिव काम कर रहा है वो वैक्सीन, ठीक है। तो ऐसे में वो परसेंटाइल निकाला जाता है। तो एफिकेसी, क्रिटिकल एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इन दोनों चीज़ों की चेकिंग होगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास में प्रॉपर्टी होगी तब जाकर के सप्लाई इंश्योर हो पाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। गोवा हॉस्पिटल में फिर से ऑक्सीजन की कमी रहने के चलते 15 जनों की डेथ हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद खबरें आती जा रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में एक थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की डिमांड अभी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। तो ऐसे में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, दिल्ली स्टैब्लिशमेंट, दिल्ली की सरकार ने, कि भाई हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में अभी अवेलेबल है उसको जो दूसरे स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है, जैसे गोवा की बात करो, कर्नाटका की बात करो, बोला उन स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन का पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के 2 डोजेस लगते हैं। तो एक डोज से दूसरी डोज के बीच में शुरुआत में 4 हफ्तों का नाम लिया था, लगभग 28 दिन का। तो अभी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 16 हफ्तों तक के गैप के बेसिस पर भी अगर वैक्सीनेशन दिया जाता है, कि मान लो एक बंदे को वैक्सीनेशन की डोज आज मिल गई तो 16 हफ्ते का मतलब हो गया लगभग 4 महीने। तो 4 महीने के बाद में भी अगर वैक्सीनेशन लिया जाता है तो कोई डर वाली नहीं है, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एक स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो इसमें रिसर्च हो चुकी है, तो डरने वाली बात नहीं है कि जिसको कोविशील्ड ऑलरेडी लग चुका है एक डोज, तो उसको अगर 16 हफ्ते तक नहीं लगता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रिजल्ट्स गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडर्स को फ्लॉट किया कि भाई हमारे यहाँ पर आओ और मतलब हमें वैक्सीन शॉट्स अवेल कराओ, ठीक है। बट इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता वाली बात क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इंटरनेशनली अगर हम देखें तो 100 ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। तो ऐसे में उन 100 कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स compete करेंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर इंडिया में ही 2 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीन इनइक्विटी जो चल रही है, जिसमें कुछ स्टेट्स को ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल रही है वैक्सीन की, कुछ को नहीं मिल पा रही है,
तो जो गरीब स्टेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस ओवरऑल फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाकर के ये काम अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो नाराज़ भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने हमें बिल्कुल ओपन मार्केट में छोड़ दिया। जैसे हमने सुबह एक आर्टिकल भी देखा था एडिटोरियल पेज पे, लाइसास फेयर, ठीक है, उसमें क्या था कि भाई गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन, अब आप कंपीट करो, ठीक है। जो हिडन हैंड वाली बात की थी, एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने जाना था सुबह। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी कंपटीशन, और रही सही में इंटरनेशनली, अभी हम वर्ल्ड पेज पे देखेंगे जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। तो कहाँ पर जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, और कहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स, या दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी जो compete करेगी इनके साथ में ग्लोबल टेंडर अगर चलते हैं तो ऐसे में कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट्स के लिए। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए। ये इस पूरे पोर्शन में यही बताया हुआ जो मैंने आपको समरी दे दी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि रूरल रीजन में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है ना, CSCs, उनमें उनके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं रजिस्ट्रेशन कराने का। तो ऐसे में अभी टोटल जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं ना कोविन पे 18 से लेकर के 44 साल की एज ग्रुप के जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें, तो 17 करोड़ रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं। आप मान के चलो एक बार, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, उनमें से मतलब 17 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, ठीक है। उनमें से आप लगभग देखोगे कि 1.7 लाख सिटीजन्स ही हैं जो कि गाँवों से काउंट हो रहे हैं। मतलब रजिस्टर्ड जितने भी 17 करोड़ रजिस्ट्रेशन आए ना 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए, उनमें से सिर्फ 1.7 लाख ऐसे सिटीजन्स हैं जो गाँवों से हैं। तो कितना परसेंट हुआ? 0.1% ही गाँवों से रजिस्ट्रेशन आया है, जो कि बहुत ही कम है। तो ऐसे में रूरल अर्बन डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने सुबह एडिटोरियल पेज में डिस्कस भी किया था। देखो, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो होते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करते हैं, और इसका हेल्प करना क्या है कि गाँवों में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेल करना, जिससे कि ऑनलाइन अगर कोई भी इशू है तो उसको इजीली टैकल किया जा सके, ठीक है। क्योंकि शहरों में तो क्या है, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी अच्छा खासा है, स्मार्टफोन्स भी सबके पास में एक एक दो अवेलेबल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो एक्सेसिबिलिटी है, कोविन पे जो रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो कहीं ना कहीं आसान हो पाता है शहरों में एज़ कम्पेयर टू रूरल रीजन। तो ये डिस्पैरिटी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर कि अभी यूपी में जो पंचायत पोल्स हुए हैं उसमें जो टीचर्स की ड्यूटी लगी, उसमें टीचर्स की बहुतों की डेथ हो गई क्योंकि कोविड-19 केसेस लगातार आ रहे थे, कैंपेन करना था, और जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो मशीनरी थी उसमें पार्टिसिपेट करना था। उसके चलते क्या रिजल्ट निकला, उसके चलते इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये आपके सामने एक कपल है, ये दोनों के दोनों 15 दिन के अंदर अंदर इनकी डेथ हो गई, ये बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। क्योंकि ये चीज़ तो देखो, यहाँ पर तो सरकार का फेलियर कहीं ना कहीं है, जिसमें एक तो बड़ी बड़ी जो इलेक्शन रैलीज़ हैं वो चलानी, इलेक्शन कंडक्ट करवाने वो ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरी जो कुंभ का मेला जो ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, ये बहुत बड़े एक कहीं ना इनकी वजह से इन्फेक्शन रेट तो बढ़ी है ही, बट एक मैसेज भी गया है कि हाँ चलो ठीक है, कोरोना ख़त्म हो गया है, कि जो होती है ना कि हाँ सब ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था इस बीमारी को। और रिजल्ट ये रहा है कि अब फैटेलिटी रेट इतनी ज़्यादा आ रही है कि 4 से 5 हज़ार लोग पर डे हमारे यहाँ पर मर रहे हैं कोविड-19 के चलते, ठीक है। तो ये लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं, इस पर अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी और जो काम हो रहे हैं उन पर तो है ही, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, वैक्सीन सप्लाई होगी, मेडिसिन सप्लाई होगी, इनमें भी सरकार की ही अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी ज़रूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिमांड की है कि जो पीएम केयर फंड जो शुरू किया गया था, जिसके अंडर में वेंटिलेटर्स की इनकी फैसिलिटी अभी अवेल कराई जा रही है, तो बोले जो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हैं, तो इसके पीछे प्रोबिंग होनी चाहिए, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो अभी आपके लिए टास्क आ गया,
पीएम केयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये बेसिकली कोविड-19 को देखते हुए एक फ़ंड स्टार्ट किया गया था पिछले साल, जिसमें कि कोई भी वॉलंटरीली अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। जैसे मान लो कोई कॉरपोरेट हाउस है, वो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा या इस पीएम केयर में डोनेट कर रहा है, तो उनको CSR के अंडर में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिल जाएगा। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंडर में ऐसी ऐसे कुछ प्रोविजंस है पीएम केयर्स के बारे में जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो माओइस्ट हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है। वहाँ पर भी जो माओवादी हैं छत्तीसगढ़ में, अभी हमने देखा था माओवादियों से कैसे एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मार्च के टाइम पे, बट उसका रिजल्ट ये रहा था कि हमारे बहुत सारे जवानों को हमने खोया था। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि माओवादी जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है। ऐसे में कई वहाँ पर इन माओइस्ट की डेथ भी हो चुकी है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। और तो बाकी कुछ काम का है नहीं हमारे सामने। यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर इस पेज पे हमारे सामने पेज नंबर 4 पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अगर केसेस की प्रोसीडिंग अभी चल रही है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो थोड़े बैकग्राउंड के साथ में इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से बताया हुआ है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है सरकारों पर कि एक तरफ तो आपके पास में वैक्सीन्स की कमी है, दूसरी तरफ आप लगातार मैसेज दे रहे हो, इरिटेटिंग मैसेज दे रहे हो कि वैक्सीन लगाओ, 2 डोज मिस मत करना, जल्दी से पहुंचो। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सिटीजन्स को पागल बना रहे हो। तो ऐसे करके ये बात बोली जा रही है। बाकी एक ये न्यूज़ है इधर कि हाई कोर्ट ने सेंटर से कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो NGOs आउट ऑफ इंडिया से कुछ भी एड अगर गेन कर रहे हैं, कुछ भी सहायता लेते हैं, तो उनको आप रिलीफ दो। ठीक है, तो इस पोर्शन को भी हम एक बार देख लेंगे। इसके अलावा ये पोर्शन है हमारे काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो ग्लोबल ऑक्सीजन टेंडर की बात करें तो केवल 3 ऐसी फर्म्स हैं जो आगे आई हैं। अब बात यह है कि कमी बहुत है ऑक्सीजन की, उसको लेकर के। तो ग्लोबल टेंडरिंग के बारे में आपको पता है ही कि स्टेट्स को सीधा डील करना पड़ रहा है अब ग्लोबली। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें क्या डेटा ज़्यादा दिया हुआ है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड, वो इतना काम का है नहीं हमारे लिए। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम देखें तो हमारे सामने है फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ बैंक वर्सेस HFCs। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो, और दूसरे जो बैंक्स होते हैं। अभी क्या है कि हाउस फाइनेंस कंपनीज हैं, HFCs हैं, वो RBI के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में RBI के द्वारा रेपो रेट रिड्यूस कर देनी। ठीक है, उस रेपो रेट रिड्यूस करने के पीछे RBI की एक जो टारगेट रहती है वो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट हम कम कर देंगे तो मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाती है तो उसका असर ये मिलेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोग पैसा उधार लेने से डरेंगे नहीं। ठीक है, कि कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रिवर्स ये जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेट जिसको बोलते हैं, उसको रिड्यूस करके रखता है RBI। और यही अभी किया जा रहा है क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है मार्केट में हमें। तो ऐसे में ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं, इनका क्या रोल है? क्या वाकई में जो हाउसिंग लोन्स चल रहे हैं पहले से, या जो नए लोन चल रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस पॉलिसी रिडक्शन का? अब इसमें क्या होता है कि रेपो रेट अगर रिड्यूस कर दी RBI ने, और फिर ये जो HFC है या फिर बैंक्स हैं, ये अगर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देते हैं तो इसको रेट रिडक्शन ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, रेट ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन क्या प्रॉपर हो रहा है? इसी पर बहुत बड़ा डाउट है। इसमें देखो बैंक्स जो हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर देते हैं, वो तो फिर भी रिड्यूस कर देते हैं, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस नहीं करती हैं। तो बेसिकली इनके लिए ये कैलकुलेट करना कि हाँ, अगर रिवर्स जो रेपो रेट है ये अगर रिड्यूस हो रही है तो बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कितना रिड्यूस करें, तो उसके लिए उनके पास में जो प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर जो बैकिंग के लिए उनके पास में जो रेट होती है, जिसमें एक तो होती है MCLR, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, एक होती है प्राइम लेंडिंग रेट PLR। तो MCLR के बेसिस पे तो देखो कैलकुलेशन करते हैं बैंक्स, ठीक है, और PLR के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं जो ये HFCs होते हैं ये। तो ऐसे में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि माइन्यूट चीज़ें बताई हुई है, माइक्रो इकोनॉमी की चीज़ें हैं इसमें। तो आपको क्या करना है वो देखना है। एक तो MCLR के बारे में पूरा डिटेल पढ़नी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही आपको HFCs के बारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनके बारे में पढ़नी है। इसके अलावा जो
प्राइम लेंडिंग रेट है PLR, इसके बारे में भी देखो। एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में, और बैंक रेट्स, मतलब ये जो बेसिक रेट्स हैं इनके बारे में आप एक बार खुद से रीड आउट करोगे। आपके पास में ऑलरेडी कोई नोट्स है तो उनसे देख लो, बाकी गूगल कर करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले ही लो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में बन जाते हैं। तो इसमें तो देखो बताया जा रहा है वो चीज़ ये है कि जो रेट कटिंग है उसका ट्रांसमिशन बहुत धीमा होता है, ऐसे में कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ये इतनी माइक्रो चीज़ें हैं, वो हमारे इतनी काम की है नहीं। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सेकंड वेव है वो पीक पे चल रही है, कोई डाउट नहीं है, पर ये कब खत्म होगी अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं पूरी डिटेल डिस्कस की हुई है, एक एक पॉइंट पे पॉजिटिविटी रेट कितनी चल रही है, डेथ रेट कितनी हो रही है, डेथ काउंट क्या चल रहा है अभी, वो सारी चीज़ें स्टेट बाय स्टेट तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा है, ये इतना ज़्यादा काम का है नहीं। इधर ये जो इधर देख सकते हो पेपर क्लिप में सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि जो लो कॉस्ट एयर क्लीनर होता है ना, एयर प्योरीफायर, अगर वो आप कहीं पर भी लगा देते हो किसी रूम के बाहर और फिर बाद में वहाँ पर जो एयर एंटर हो रही है वो प्योरीफाई होकर के फिर एंटर होती है, तो ऐसे में वायरस के ट्रांसमिशन को आप कम कर सकते हो। ये स्टडीज़ में, मॉडलिंग स्टडी में पता पड़ा। दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कंडीशन अप्लाई की गई और उसके बाद में फिर ये चीज़ पता पड़ी है। अब रियलिटी में तो चेक होगा तब पता पड़ेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, मॉडलिंग स्टडी हो चुकी है, सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट किया जा चुका है। सिमुलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस को आप सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कंप्यूटर पे आप रन करके देखो, ठीक है। तो ये तो देखो कंप्यूटर बेसिस ही अभी तो बात, रियलिटी का तो कुछ बाद में पता पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक बात ये थी कि हॉलीडे का जॉय जो था गाजा स्ट्रिप पे, वो कहीं ना कहीं फाइट में एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल देख चुके हैं, ज़्यादा हम नहीं देखने वाले हैं। ये भी काम का नहीं है, ये भी नेपाल की पॉलिटिक्स से काम की नहीं है, अभी जो ये भी काम का नहीं है हमारे लिए। ये बस इतना सा ही है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं मालदीव्स में भी देखने को मिल रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोहम्मद नसीद, इन पे बॉम्ब अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, ऐसे में इनको जर्मनी ले जाया गया है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, हमने ऑलरेडी देखा था कि अफगानिस्तान वाला जो केस देखा था, सी राजा मोहन का एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज पे, जब उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान से विड्रॉवल अमेरिका का और फिर बाद में वहाँ पर तालिबान की रूलिंग आना और तालिबान के साथ में एक तो तालिबान का रूलिंग में वापस आना और दूसरी तरफ पाकिस्तान का, मलेशिया का, टर्की का, इनका मिलकर के जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक रेडिकलिज्म को, इस्लामिज्म को और ज़्यादा रेडिकल फॉर्म में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनमें और इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी लगातार बनी रहेगी, कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म के चलते वायलेंस और बढ़ सकती है। तो इससे थोड़ा बहुत ये कनेक्ट कर सकते हो। इधर आप देख सकते हो जो शुरुआत में फर्स्ट पेज पे मैंने बता दिया था कि जो रिच नेशंस हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर भी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। वजह क्या रही कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा शुरुआत में केसेस को कंट्रोल कर लिया। अब केसेस को कंट्रोल कर लिया तो इन्होंने सोचा, बोले कि वैक्सीन्स की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट रियलिटी ये है कि जब तक एक बंदा भी इस प्लेनेट के ऊपर सेफ़ नहीं है कोविड से, तब तक कोई सेफ़ नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे में जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। इंडिया ने चाइना से एक रिक्वेस्ट की है, या कह सकते हो कि इंडिया ने अपनी तरफ से चाइना को कहा है कि भाई आपकी यहाँ से जो भी यहाँ हमारे मेडिकल सप्लाईज जो इंश्योर कर रहे हो आप, तो उनकी प्राइसेस को राइज मत होने दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़े अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। दैट मीन्स चाइना पर हमारी जो रिलायंस है मेडिसिन को लेकर के, वो अभी भी बनी हुई है, जिसको हम एकदम से रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात भी की गई थी, जिसमें ये कहा था सरकार ने कि क्यों ना हम यहाँ पर, जब वर्ल्ड फार्मेसी कहला रहे हैं, तो क्यों ना हम यहीं से हमारे कोई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिनको API बोला जाता है, बोला इनकी ज़रूरतें हम यहीं से पूरी कर ले, जिससे कि ड्रग तैयार की जा सके इंडिपेंडेंटली। वो आगे की बात, अभी टाइम लगेगा, रिसर्च होगी, रिसोर्सेज के लिए आप ऑप्शन देखोगे, आप कौन कौन से कंट्रीज़ पे रिलाई कर रहे हो, उनके लिए आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। आगे चलते हैं, वर्ल्ड पेज पे जो था काम का वो देख लिया, आगे देखते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे देखें तो हमारे पास में है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो टैरिफ वैलिडिटी है
जिसमें आप रिचार्ज कराते हो मोबाइल फ़ोन का, उसके अंदर कितना तो आपको पैसा देना पड़ता है, कितनी वैलिडिटी मिलती है, क्या आपकी टॉक वैल्यूज़ मिलती है। तो ऐसे में एक ओपन डिस्कशन पेपर लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया है और कमेंट मांगे हैं कि कैसे रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली इन टैरिफ वैलिडिटी प्लान्स को। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें बताई जा रही है, बट आपके लिए थोड़ी सी टास्क क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के बारे में आपको डिटेल गेन करनी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉडी है। आप देखोगे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1998 के लगभग, एक बार आप देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ मेथी के अंडर में ये काम करती है। ठीक है, थोड़ी और डिटेल आप गेन करोगे क्या क्या काम किए जाते हैं इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, राइट। इसके अलावा अगर आगे देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के एक स्कीम है जिसका नाम है स्वामी, SWAMIH। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है जो मिड इनकम हाउसिंग के, मतलब मिड इनकम वाले जो लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जो कि अफोर्डेबल हाउसेस को खरीदना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इस स्कीम के अंडर में उनको फंड्स अवेल कराए जा रहे हैं और उसका फर्स्ट लॉट रिलीज भी किया जा चुका है। और इसका टारगेट क्या है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है, और कंस्ट्रक्शन अगर रुका पड़ा है तो सीमेंट और स्टील की भी कमी है, डिमांड की भी कमी है। तो ऐसे में ये कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट और स्टील की आप बात करते हो हमारे लिए। आईआईपी में अगर हम देखें तो 8 इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें एक स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं और एक सीमेंट की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर काम सही नहीं चलेगा, और ये जो रियल एस्टेट का जो पूरा एक सेक्टर है इसमें अगर पैसे की कमी रहेगी तो कैसे स्टील और सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में एक बूस्ट देने के लिए इस स्वामी स्कीम के अंडर में ये प्रोविज़न किए गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो, स्वामी स्कीम को चलाने के लिए स्वामी फंड स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2019 में, और इसमें एक एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ रुपए का ये फंड बनाया गया था। और काम क्या है इसका कि कैसे भी करके रियल एस्टेट को एक बूस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये है मेन चीज़। इसके अलावा मुंबई में बोरीवली जो है मुंबई में, वहाँ पर रिवाली पार्क रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फर्स्ट साइट है जहाँ पर स्कीम का मतलब शुरुआत हुई है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो स्वामी स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो थी वो हमने इस पैराग्राफ में देख ली। बाकी तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, रिवाइवल की तरफ हमें जाना है, वो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखो दूसरी न्यूज़ की तरफ, तो इंडिया ने 83 बिलियन डॉलर्स जो है वो रेमिटेंस के तौर पे मंगवाए हैं या इंडिया में आए हैं 2020 में, जबकि कोविड-19 का असर देखने को मिला था। तो 83 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि 2019 के कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% ही कम हुआ है। ये बात रिलीज़ की है वर्ल्ड बैंक ने। आप देखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आई है 83 बिलियंस, दूसरे नंबर पे है चाइना 59.5 बिलियन, फिर मैक्सिको और फिर फिलीपींस और इजिप्ट। तो आप टॉप 3 का नाम आप देख सकते हो, और इंडिया का तो आप ज़रूर याद रखोगे। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में जितना आया था ना, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% ही कम आया है। 2019 में हमारे आया था 83.3 बिलियन डॉलर्स, तो अभी कितना आया है 83 बिलियन, तो 0.2% का ही डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर इकोनॉमी पेज पे देखें, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात की जाए तो इधर देखो आप, ब्रिक्स नेशंस में अगर देखें तो इंडिया सबसे कम पैसा खर्च करता है पब्लिक हेल्थ केयर पे। मतलब सरकार जो है वो लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए पैसे खर्च करने की अगर बात करें तो सबसे कम पैसा खर्च किया जाता है इंडिया के द्वारा ब्रिक्स नेशंस में। और ब्रिक्स में आपको पता है ही, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज इनमें आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है हमारे जो अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने ये बात कही है। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में तो यही चीज़ है कि ब्रिक्स नेशन में सबसे कम हेल्थ, जब भी आपको ऐसे लिखना हो या आंसर राइटिंग में लिखना हो तो आप ये कंपैरेटिव एनालिसिस में लिख सकते हो। ठीक है, कि ब्रिक्स नेशन में सबसे कम हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट किया जाता है इंडिया में। साथ में आपको अभी क्या देखना है कि ब्रिक्स जो ग्रुप है, BRICS, ब्रिक्स ग्रुप के बारे में डिटेल गेन करनी है, और साथ में ब्रिक्स का ही एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उस बैंक के बारे में भी देखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट और आ गए हैं आपके लिए, जिनके बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करनी है और रिवाइज भी करना है बाद में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं। ये देख सकते हो यहाँ पर
कि रिटेल इंडस्ट्री, जैसे खुदरा विक्रेता होता है ना जो मार्केट में बेचते हैं सीधा कंज्यूमर को, तो इस इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से और आरबीआई रिक्वेस्ट की है कि आप लिक्विडिटी सपोर्ट दो, क्योंकि हमें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन के चलते। तो इसमें एक स्कीम का नाम आ रहा है, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ी सी गेनिंग करनी है। बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड-19 के चलते। अब कोविड-19 के चलते स्कीम में क्या प्रोविज़न किए गए थे कि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एमएसएमईज को, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, उनको क्रेडिट अवेलेबल कराया जा सके। पहले लिमिट थी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का, अगर आपका जो सेटअप है वो हो 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर समथिंग ऐसे हो, ठीक है। फिर उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया गया था। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि स्कीम का प्रोविज़न ये था कि कोविड-19 के चलते एमएसएमईज को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जो कि अपने लोन को टाइम पे नहीं रीपे कर पा रहे थे और टाइम पे उनकी फंक्शनिंग भी रुक चुकी थी, तो ऐसे में उनको हेल्प प्रोवाइड करने का ये स्कीम लॉन्च की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपके लिए टास्क ये है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप रीड करोगे और इसके बारे में थोड़ा लिख भी लोगे, ठीक है। इसके अलावा और अगर देखें तो बिटकॉइन की बात की जाए, जो क्रिप्टो करेंसी है उसको प्रमोट करने वाले जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के सीईओ, तो उन्होंने अब बिटकॉइन से मतलब अपने आप को दूर करना भी शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था $1 बिलियन समथिंग इतना इन्वेस्ट किया था इन्होंने एक साथ। पर वजह क्या है, बोला एनर्जी यूसेज, बोला एक बिटकॉइन को बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो फिर ऐसे कॉइन्स को यूज़ करना बिल्कुल गलत है। इन्होंने ये अपने एक ट्वीट में बात कही। तो ये चीज़ है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तरफ तो हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर बिटकॉइन जैसी एनर्जी कंज्यूमिंग अगर करेंसीज की बात करेंगे या इनको यूज़ करेंगे तो मुश्किलें हम कम नहीं कर रहे हैं, उल्टा बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब हमारे पास में एक या दो पोर्शन और बचे हैं पीछे, वो और देख लेते हैं। अगर आर्टिकल देखें, न्यूज़ देखें हमारी जो पीछे रह गई उनमें से नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनको लाइव टेलीकास्ट करने की ज़रूरत है जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाए। बेसिकली 2018 में लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड बातचीत हो रही थी, जिसमें ये कहा था कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उससे रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी, जुडिशियल एक्टिविटीज़ से वो अवेयर हो पाएंगे। तो इसके लिए शुरुआत तो ये की गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी इश्यूज़ है ना, तो पहले तो सबसे पहले उन्हीं की जो फाइनल हियरिंग्स हैं उनको लाइव टेलीकास्ट करना शुरू करो, फिर उसके बाद में दूसरे ऑप्शंस के ऊपर हम सोच सकते हैं। तो ये बात हुई थी 2018 में सितंबर में, जब 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा पाएगी। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना, उन्होंने भी यही कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक्टिवली इस प्रपोजल को कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारा जो स्टाफ है, सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं लगभग 800 जने कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पूरी डिटेल बताई हुई है आगे, जो हमारे डेटा इतना काम का है नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें कहीं ना कहीं इनिशिएट कर देना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग को। तो इससे क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा इंश्योर हो पाएगी। ये चीज़ पहले भी बोली गई थी और ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में आनी चाहिए। तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत हो ही रही है, तो क्यों ना फिर इसको लाइव स्ट्रीम भी करना शुरू कर दें। तो एक तो ये प्रोविज़न बताया हुआ इस आर्टिकल में। दूसरा, इधर आप देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि जिन एनजीओज को फंडिंग आउट ऑफ इंडिया मिल रही है, बाहर से पैसा मिलता है, तो आप इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो। बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ना, उसका सेक्शन 17 कहीं ना कहीं इस चीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है या फिर अपनी तरफ से गाइडेंस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अभी कोविड के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसमें क्या है, अगर फॉरेन से फंडिंग अगर उनके पास में आती है, तो ये जो इशू है मेडिकल के, मेडिसिन के, वैक्सीन के, ऑक्सीजन की बात करो या वेंटिलेटर्स की बात करो, बोले इन शॉर्टेज में कहीं ना कहीं एनजीओज जो हैं वो कम्युनिटी बेस्ड में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे में एफसीआरए के प्रोविजंस को थोड़ा सा लूज करो। अच्छा, 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें ये किया गया था प्रोविज़न
कि जितने भी एनजीओज हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज से एड ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, उनको दिल्ली में लोकेटेड जो एसबीआई की ब्रांच है उसमें अपना खुद का अकाउंट खुलाना पड़ेगा और उस अकाउंट में ही वो आउट ऑफ इंडिया से आने वाली जो सहायता है उसको मंगवाएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी थी उनको मार्च तक आते आते, बट यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अभी फंडिंग के लिए वैसे ही बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो दूसरी तरफ जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु की बात करो, तेलंगाना की बात करो, यहाँ पर जो एनजीओज फंक्शन में हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प अगर मिलती है आउट ऑफ इंडिया से तो आप उनको रोको मत, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में रीड आउट करना है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देखती है, इस एक्ट को, ठीक है। तो ये तो देखो हमारी सारी न्यूज़ थी वो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक और कंटेंट के बारे में। इकोनॉमी पेज पे हम फिर से आ गए हैं, जहां पर ओएनजीसी से रिलेटेड न्यूज़ है, जिसमें ये कहा कि जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं उनको रिड्यूस करने से ओएनजीसी ने मना कर दिया। कावेरी गोदावरी बेसिन में जो एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे थे, जो एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज या पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन की बात चल रही थी उसमें, तो यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है वो तो इतनी काम की है नहीं। तो हम सीधा हम चलते हैं कृष्णा के बारे में, आज हम पढ़ेंगे। सुबह हमने इंडस का तो पढ़ ही लिया था, अब कृष्णा के बारे में भी देखेंगे, मैपिंग के बारे में। तो ऐसे करके एक एक दो दो करके सुबह शाम के वीडियो में अगर ऐसे ही मैपिंग इंटीग्रेट होती रहेगी तो आपकी मैपिंग भी डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैप देख लेते हैं। अभी कृष्णा रिवर की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्री कौन सा है। तो कंट्री इंडिया है, साउथ इंडिया में ये फ्लो होती है। और कौन कौन से स्टेट से होती हुई? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया रीजन हो ही गया। सोर्स, ओरिजिन कहाँ से होता है? ये है महाबलेश्वर के पास में जोर विलेज है, वहाँ से। तो महाबलेश्वर आप याद रख लेंगे। इसके अलावा माउथ जाकर के ये रिवर अपना पानी कहाँ पर उड़ेलती है? तो वो है बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा अगर देखें तो कृष्णा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ये ध्यान रखना आप। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक का मैंने आपको बता दिया था सुबह कि अगर रिवर का फ्लो यूं है, यहाँ से सोर्स है, ये माउथ है, तो इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो रिवर का ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे में आप देखोगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? भीमा, डिंडी, पेडावागु, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू। इनमें से आप 2-3 नाम तो जरूर देखोगे, जिसमें भीमा, डिंडी और मूसी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। बाकी एक बार ज़रूर याद रखोगे। ये स्लाइड्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा, तो वहाँ से वो डाउनलोड करके देख लेना, या फिर आप गूगल करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें कुड़ाली, जिसको निरंजना भी बोला जाता है, ठीक है, वेना, कोयना, ये पेंचगंगा हो गई, दूध गंगा हो गई, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इनमें से आप देखना, एक तो घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, एक कोयना और एक ये दूध गंगा और एक ये वेना, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो इनके बारे में आप जरूर देखोगे, 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लोगे, आराम से याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं कृष्णा रिवर को हम मैप पे। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है मैप। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लें। देखो यहाँ से कृष्णा का ओरिजिन है, ये है मेन रिवर। यहाँ से महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाबलेश्वर से। फिर उसके बाद में इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेंचगंगा, वेनगंगा, मालप्रभा, और फिर इधर से देखोगे तुंग और भद्रा दोनों मिलकर के यहाँ पर तुंगभद्रा बन जाती है, तो वो भी यहाँ पर जाके मिल जाती है। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो हालिया, मूसी, अकेरू, मुनेरू, वायरा। अब इनमें से मूसी आप याद रखोगे एक तो, और इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी जो रिवर्स हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है भीमा, ठीक है। ये नाम आप जरूर देखोगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, ना आपको भूलना है, ठीक है। ऐसे ही देखो आप स्वर्णमुखी, वेदावती, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने वो जो प्रीवियस स्लाइड देखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप थोड़ा ध्यान से देख लें, और ये जो बड़े नाम हैं इनको तो बिल्कुल ही देखेंगे आप। तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा, मालप्रभा, ये तुंग तो तुंगभद्रा का पार्ट है, ये भद्रा है ही, तुंग और भद्रा दोनों मिलकर के तुंगभद्रा बन जाती हैं, ठीक है। इधर ये मूसी, और इसका जो पूरा बेसिन है आप देखो महाराष्ट्र से शुरू हो रही है,
कर्नाटका में एंटर हो गई, फिर तेलंगाना में, और तेलंगाना से फिर यहाँ पे आ जाता है कहाँ, आंध्र प्रदेश, और फिर बाद में जाके गिर जाती है ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर से देखोगे, अच्छे से देख लो इस मैप को, एक एक लोकेशन, और रिवाइज भी करना आपको। और एक दो बार अगर आप रिवाइज कर लोगे कहीं नहीं जाने वाला है फिर मैप, आप आराम से फिर आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि कौन से रिवर का क्या ट्रिब्यूटरी थी। तो इसके लिए रिविज़न ज़रूरी है। और वैसे इसके लिए आपने बुक देख ही ली होगी, जो 11th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की, जिसमें इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट समथिंग करके है, एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया करके बुक है, उसमें ये जो रिवर वाला चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है इन रिवर्स के बारे में। और ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ से रिवाइज करो, और नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ हमने एक बार कर ही ली है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।